प्रायः हम लोग नकारात्मक परिवर्तनों पर ही फोकस करते हैं। युद्ध होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, लेकिन बहुत सारी 2026 में सकारात्मक घटनाएं भी घटेंगी। मैं तो यही समझ रहा था, कुछ लोगों ने कहा 25 तो ट्रेलर है, 26 में अभी ये होगा वो होगा। 26 में हैं, चीजें हैं, परेशानियां जरूर हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं दिखेंगी जिस मात्रा में सोशल मीडिया में लोगों को डराया जा रहा है। 26 से ऐसी परिस्थितियां बनना शुरू होंगी कि धन का संकेंद्रण कुछ लोगों के हाथ से हट करके सब तक पहुंचने का प्रयास किया। टोकरी टूटेगी और ये महाकाल की प्राण प्रत्यावर्तन प्रतिक्रिया चल रही है। मेरा जहां तक आकलन है, उस टेनोर में कहीं कोई गड़बड़ी होती हुई नहीं दिख रही है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। अब चूंकि उनकी कुंडली ऐसी है जिसमें सर्वोच्च पद को प्राप्त करना है। अच्छा, इसे न केवल भारतीय ज्योतिष के पद्धति से बल्कि अन्य पद्धतियों से मैंने चेक किया है, उस आधार पर भी सर्वोच्च पद प्राप्त करना है। और भारतीय संविधान का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति है। तो हो सकता है इस टेन्योर के बाद वो चुनाव आने वाले हैं भैया। बिहार का चुनाव है और पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो आचार्य राजेश ठाकुर क्या कहें? बिहार का चुनाव तो बहुत रोचक होने जा रहा है। ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि कुछ विद्रूपताएं आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी, जैसे हर आम चुनाव में होता है इस तरह होता है। लेकिन नीतीश जी की जो कुंडली है वो थोड़ा सा भारी होती हुई दिख रही है। बंगाल का ये चुनाव बहुत विद्रूपता भरा होने वाला है, बहुत परेशानियों भरा होने वाला है, बहुत रक्त रंजित होने वाला है। और इस बार ममता जी डिफीट खा सकती है और उसी कारण से ये और भी रक्त रंजित होता हुआ दिख रहा है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद बंगाल पूरी तरीके से घायल होता हुआ मुझे दिख रहा है। ज्योतिष की चर्चा में हमने जो पहला एपिसोड किया आचार्य श्री राजेश ठाकुर जी के साथ, आप श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पधारे हैं। हमने ज्योतिष पे सामान्य चर्चा की है जो आम जनमानस को ज़रूर बहुत ही यूज़फुल लगेगी और ज्योतिष को वो आत्मसात कर पाएंगे। लेकिन मानव मन है और उत्कंठा होती है, जिज्ञासा होती है, और 2025 ख़त्म होने वाला है। तो अगर आपके साथ एक प्रकांड विद्वान बैठे हों ज्योतिष के और उनसे भविष्यवाणियों पे बातचीत ना की जाए तो ये अवसर का लाभ ना लेना कहा जाएगा। तो आदरणीय श्री आचार्य श्री राजेश ठाकुर जी से इस वाले भाग में हम लोग भविष्यवाणियों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 2025 बड़ा अद्भुत वर्ष रहा, बहुत आमूल चूल परिवर्तन और उठा पटक और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें। तो 2026 के पिटारे में क्या है, और सबसे पहला प्रश्न तो यही कि 2026 कैसा दिखता है। 2026 के बारे में ओवरऑल ये वर्ष कैसा लग रहा है आपको? क्या इसकी पर्सनालिटी है, कैसा आदमी है ये? इस आदमी से जान पहचान कराइए। श्री राजेश जी, आप मुझे बताएं कि 2026 क्या कहता है? 2026 से 2025 से काफ़ी कुछ अलग होगा। अच्छा, क्यों अलग होगा? क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी हैं और शनि जब जब भी मीन राशि पर आया है, पीछे इतिहास पलट करके देख लीजिए, बहुत सारे वैश्विक परिवर्तन कराता है। न केवल भौगोलिक, राजनीतिक, बल्कि बहुत सारे ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं जिसके कारण से बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्रायः हम लोग नकारात्मक परिवर्तनों पर ही फोकस करते हैं कि युद्ध होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, लेकिन बहुत सारी 2026 में सकारात्मक घटनाएं भी घटेंगी। थैंक गॉड आपने ऐसी बात की, क्योंकि मैं तो यही समझ रहा था, कुछ लोगों ने कहा 25 तो ट्रेलर है, 26 में अभी ये होगा वो होगा। 26 में हैं, चीजें हैं, परेशानियां जरूर हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं दिखेंगी जिस मात्रा में सोशल मीडिया में लोगों को डराया जा रहा है। प्रायः ऐसा देखने को नहीं पड़ा। पहले एक समय 1965 के समय अष्टग्रही योग आया हुआ था, एक ही भाव पे 8 ग्रह बैठने वाले थे। उसके पहले पत्रिकाओं में जो जो उस समय मीडिया के साधन थे, बहुत सारे लिखे गए कि अब तो दुनिया का समाप्ति है, अंत है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, परिस्थितियां विपरीत रही, भारत में भी दिक्कत हुई, पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, आदि आदि चीजें रही, लेकिन
भगवान ये सृष्टि कुछ वर्ष के लिए नहीं बनाता है, पहली बात ये समझिए। और हर युग की अपनी चुनौतियां रही हैं, इस युग की भी अलग चुनौतियां हैं। कभी जीवन बहुत स्मूथ चलता है, कभी जीवन संघर्षमय हो जाता है। कभी गाड़ी हम अपने 6 गियर में चलाते हैं तो कभी फर्स्ट या सेकंड में चलाते हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन गाड़ी चलती रहती है, मूल स्वभाव गाड़ी चलती रहेगी। तो 2026 में भी बहुत सारी सकारात्मक घटनाएं होने वाली हैं। अगर निजी स्तर पर देखें तो व्यक्ति अपने बारे में सोचने के लिए बाध्य होगा। अच्छा। कि मैं कौन हूं, लक्ष्य क्या है, और जब अपने बारे में सोचेगा तो वो अपने समाज के बारे में भी सोचेगा। तो व्यक्ति, परिवार और समाज एक दूसरे के और नजदीक आएंगे, एक दूसरे की और केयर करेंगे। इस बात को नोट करके रखिएगा। अरे वाह। एक दूसरे की और केयर करेंगे। पिछली जो घटनाएं हुई थी, इवन कोरोना तक के समय को ले लीजिए, कि वहां पर केयर नहीं था, वहां पे डर था, वहां भय था, एक दूसरे से भाग रहे थे, इन्फेक्शन ना हो जाए, क्वारंटाइन हो रहे थे। अब चिपकने का समय है, तो आदमियत बढ़ेगी, आदमियत बढ़ेगी, भावनाएं बढ़ने वाली हैं। और एक चीज आपको बताएं, 2026 एंड ऑनवर्ड्स, अच्छा, परिवर्तनकारी घटनाएं बहुत तीव्र होंगी। मैं केवल सकारात्मक परिवर्तन की बात करूंगा। ये वास्तव में युग परिवर्तनकारी घटनाएं होंगी। युग परिवर्तन क्या है? चूंकि बतरस के श्रोता इतने मूर्धन्य हैं कि वो हमारी बात समझ जाएंगे। युग परिवर्तन, हर युग की अपनी प्रवृत्तियां होती हैं। वर्तमान 10-20 साल 50 साल की एक विशेष प्रवृत्ति रही है पूरे विश्व की। पहले एक समय साम्राज्यवाद था, उसके बाद पूंजीवाद, फिर समाजवाद हावी हुआ। अब इसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। धन का जो संकेंद्रण कुछ लोगों के पास है, 26 से ऐसी परिस्थितियां बनना शुरू होंगी कि धन का संकेंद्रण कुछ लोगों के हाथ से हट करके उस सब तक पहुंचने का प्रयास किया करेगा। टोकरी टूटेगी, टोकरी टूटेगी। और ये महाकाल की प्राण प्रत्यावर्तन प्रतिक्रिया चल रही है। ये आने वाले समय में धन पर किसी व्यक्ति का, हमारा आपका भी विशेष अधिकार नहीं रह जाएगा। हर व्यक्ति केवल, अभी कहने को ये तो बहुत बड़ी बातें ऐसा आए तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप 2-4 साल में देखोगे, खासकर 2032-33 तक चीजें स्पष्ट होती जाएंगी कि लोग अपने जो जीवन स्तर को या दैनिक जीवन को पूरा करने के लिए या अपनी दैनिक महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरे करने मात्र का ही धन अपने पास रखेंगे। और इसमें बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता पूर्वक। दुख तो उसका होगा जिसका जबरदस्ती समाज छीनेगा। आप जानते हैं कि जितनी धन है, जितने संसाधन है, उस पर मुट्ठी भर लोगों का 90% पर अधिकार है। ऐसा भी कहीं मैं पढ़ रहा था। जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब ये उनका स्वयं का धन, वो स्वयं इस बात के लिए तैयार होंगे, परिस्थितियां ऐसी तैयार करेंगी कि उनके संसाधन, उनकी बनाई गई जो संपत्ति है, वो समाज को सौंपने के लिए तैयार हो। सोशल साइकी ही इवॉल्व करेगी। जी बिल्कुल, बहुत सोशल साइकी ही इवॉल्व होगी। और लोग अपने आप को, जैसे एक समय हुआ करता था पहले की, जब सौराष्ट्र पर संकट आया, विश्व पर संकट आया, तो लोगों ने भंडार खोल दिया करते थे, ले जाइए। जैसे राणा प्रताप के समय भामाशाह है। अपने देश में परंपरा है, कारगिल के समय में जिसको जो लगा वो सब करता चला गया। तो ऐसी चीजें आने वाली हैं। तो आर्थिक स्तर पर ये परिवर्तन। एक विचारक हुआ भैया, प्रूधो कहता था कि किसी कोई भी संपत्ति चोरी है, तो आज प्रूधो आपकी बात सुनता तो बहुत खुश होता कि मतलब एक सोशल साइकी डेवलप हो जाएगी कि धन को इकट्ठा नहीं करना उस तरह से। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आने वाले समय में 2026 के बाद, जिस दिन से अखंड दीप जलाया है, 1926 में जलाया था, बसंत पंचमी 1900, इसके ठीक 100 साल बाद से, बाद में जब मैंने ज्योतिषीय आकलन किया तो गुरुदेव ने उस समय बात कही थी 100 साल बाद, त्रिकालदर्शी, कि ये चीजें ये अपने
धनी तो कोई रह ही नहीं जाएगा बेटा, ये मान लो कि बात मेरी नोट कर लो तुम जाकर के डायरी में। कोई धनवान नहीं रह जाएगा, धन पर सबका अधिकार हो जाएगा, संसाधन पे पूरी व्यवस्था। और चीज बताया, अधिकांश दुनिया अब सिमटेगी। एक अभी तक विभाजन आपने देखा, अब एकीकरण का भी समय आ रहा है। अच्छा, वो आर्थिक एकीकरण के रूप में होगा, भौमंडलिक एकीकरण होगा, सत्ता का एकीकरण होगा, धार्मिक एकीकरण होगा। ये चीजें अब एक जितना टूटना था अब टूटे। अब चूंकि अभी हो सकता है 2-3 आपको देखने को मिले, लेकिन अंततः 2-3 साल बीतते बीतते अब फिर से समझ में आने लगेगा कि ये सब चीजें, ये इतना विभाजन, इतना साम्राज्यवाद, इतना ये सब चीजें सब मूर्खता है। आदमी ऐतिहासिक मूर्खताओं पर भी हंसेगा, अपनी भी मूर्खताओं पर पश्चाताप करेगा, अंततः हथियार डाल देगा कि नहीं ये वाला सही है। वो तो भारतीय जो कल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, वो साकार होकर रहने वाली है। 2026 अन्य चीजों के लिए भी मशहूर होगा। एक तो जो संपदा है, अभी बात हुई कि किसी एक की नहीं रह जाएगी, ये केवल 26 में हो जाएगा ऐसा मैंने कहा। शुरुआत होगी यहाँ से। अब ये सकारात्मक, अब मैं केवल सकारात्मक चीजों की बात करूंगा। डराने वाले डरा के गए। दूसरी बात, हमारी जो विद्या का, शिक्षा का जो पैटर्न है 2026 से एक नया मोड़ लेगा। अच्छा, और शिक्षा प्रायः जीवन मूल्यों को बढ़ाने के लिए या फिर वर्तमान शिक्षा के साथ साथ जीवन मूल्य को भी समावित करेगी। अरे वाह, क्योंकि बिना उस मूल्य के वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वो फेल हो रही है। अभी आपने सुना है कि एक IPS थे, उन्होंने सुसाइड किया, या एक IAS, मतलब बड़े बड़े पद पे जाने के बाद इस तरह की करे, क्योंकि जीवन मूल्य नहीं था शिक्षा, वो दूसरा कुछ जीवन को समझ लिए और अंततः ऐसे बस इकट्ठा कर रहे थे। सबके सपने एक जैसे हैं, सबको 4 गाड़ी 4 घर, बस ये सब कुछ बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, मल्टीपल चीजें चाहिए, गाड़ी बहुत सारी चाहिए, घर बहुत, जब आप कह रहे हैं ना 4-4। और इसी आपाधापी में व्यक्ति भावनाओं से हीन होता जा रहा है, रूखा होता जा रहा है। और जब रूखा होता जा रहा है तो फिर समस्याएं खड़ी कर ले रहा है, एकांतिक होता जा रहा है, और फिर वो चंद्रमा और राहु अपना काम कर ले रहे हैं। जिंदा है लेकिन जीवन छूट रहा है। तो इस कारण से 2026 महत्वपूर्ण हो रहा है। व्यक्तिगत जीवन स्तर से मैंने बताया, और ये सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, शैक्षिक हो गया। स्पिरिचुअलिटी इस बीच बहुत तेज उभार मारेगी। और धार्मिक क्षेत्र में जो भी, एक लाइन में कह दूं तो कि किसी का नाम लेने का भी नहीं कहना बड़ा पड़ेगा, जो भी प्रदूषण भरे पड़े हैं, समाज उनको निकाल कर फेंकना शुरू करे। समाज, ध्यान रखिए, चिन्हित कर लेगा और निकाल फेंकना शुरू कर देगा। सारे फ्रॉड एक साइड ये मंथन चलेगा, और जितने भी इस तरह की विकृतियां हैं किनारे लगना शुरू हो जाएगी। अब शुरुआत यही 2026 से होगी इन सब चीज की। तो सोशल कॉन्शियसनेस बढ़ रही है और सड़क पर भ्रष्टाचारियों का चलना दूभर हो जाएगा। वो चाहे चारित्रिक भ्रष्टाचारी हो, धार्मिक भ्रष्टाचारी हो, आर्थिक भ्रष्टाचारी हो। 2026 से खास करके जून 2026 से चीजें आपको देखने को मिलेगी। सड़क पे आएंगे लोग, और तमाम ऐसे स्पिरिचुअल घटनाएं भी घटने वाली हैं जो समाज को रास्ता दिखाएंगी, समाज को एक धारणा बनाने में सहयोग करेंगी, तदनुसार प्रतिक्रिया करने में भी ऐसे लोग बहुत मदद करने वाले हैं। आने वाले समय में तमाम ऐसे धार्मिक नेता जो सच में इस जगत के धार्मिक नेता, मतलब वहां पे राजनीति नहीं है, धर्म से ही निकलेंगे, और ताकि लोगों का अच्छे से मार्गदर्शन करें। या अभी है तो भी उभार नहीं आया, लेकिन समय आएगा जून 2026 के बाद वो जहां भी हैं अपना लबादा फेंक देंगे और समाज के हित में काम करने के लिए, धर्म के हित में काम करने के लिए, ताकि जो धर्म की लड़ाई है, संप्रदाय की लड़ाई है, ये समाप्त हो सके। शास्त्र के नाम पर जो वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है, जो हमारी श्रुति परंपरा पर, आप बहुत तेजी से पकड़ेंगे इसको, श्रुति परंपरा पर जो स्मृति परंपरा हावी होती जा रही है, उसमें कमी आना 2026 से शुरू होगी और श्रुति परंपरा पुनः उभार लेगी।
पुनः हम वैदांतिक ढंग से सोचना प्रारंभ करेंगे और औपनिषदिक ढंग से सोचना प्रारंभ करेंगे। इसकी शुरुआत जून 2026 से शुरू हो जाएगी। इन अर्थों में 2025 से 2026 बहुत अलग है। हाँ, जो विद्रूपताएं हैं, जो वैश्विक राजनीतिक घटनाएं हैं, वो निश्चित रूप से घटेंगी। आर्थिक संकट की स्थिति आ सकती है, आर्थिक मंदी की स्थिति आ सकती है, लेकिन इन सब में भारत की कुंडली को देखा जाए तो भारत अपने आप को और बेहतर करता हुआ दिख रहा है। फरवरी की बात से फरवरी में कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं। अभी अगर आपका प्रश्न आएगा तो उसमें हम और विस्तार से जाएंगे। तो ये तो बहुत एक्साइटिंग है और बहुत अच्छा लगा सुन के कि 2026 का स्वागत तो हमें बड़े पॉजिटिव नोट पे करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो दुनिया के बारे में थोड़ी सी कि 2026 की दुनिया ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या कोई विश्व युद्ध की कोई आहट है, या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की सुगबुगाहट है, या भारत जैसे राष्ट्रों की जो उपस्थिति होने वाली है, एक पुराना एक वर्ल्ड ऑर्डर चलता ही है, तो 26 में क्या उसकी भी कुछ नई शुरुआत है? प्रायः जहाँ तक मैं ज्योतिषीय आकलन कर पाया हूँ, तृतीय विश्व युद्ध जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या बात! ना तो 2026 में होगा, ना इसके बाद होगा। तो अगर ज्योतिषीय आकलन की बात करें तो ये, दूसरी अगर व्यवहारिक धरातल पे बात करें तो भी तृतीय विश्व युद्ध संभाव्य नहीं है, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध होने के बाद ना तो विजेता बचेगा, ना तो हारने वाला बचेगा। तो यूट्यूब वाले जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो सिर्फ यूट्यूब पे काम करते हैं, तो वो तो कहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध बस होने ही वाला है। वास्तव में पिछले दशक से वो युद्ध करवा रहे हैं। दुनिया न जाने कितनी बार ऐसे यूट्यूबर खत्म कर चुके हैं। पृथ्वी पर न जाने हर महीने कोई न कोई विपदा आ रही है जिसमें पूरी दुनिया प्रलय में जा रही है। उनकी क्या कहें, उन पर हम क्या बोले। ये ज्योतिष का दुर्भाग्य है, शास्त्र का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग ज्योतिष को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। ज्योतिष के नाम पे, और किसी माध्यम से करो ठीक है, राजनीति के भविष्य काल, लेकिन ज्योतिष के नाम पर आप अगर कर रहे हैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। अमेरिका की भूमिका की आपने बात की, निस्संदेह अभी बहुत एग्रेशन में है अमेरिका, क्योंकि शनि जब तक मीन राशि में रहेगा उसका षड्यंत्र बढ़ता रहेगा, क्योंकि विश्व के भाव पर शनि गोचर कर रहा है कालपुरुष की कुंडली पे, ठीक है, और ठीक उसके पीछे राहु कुंभ राशि का गोचर कर रहा है 11वें भाव पे। तो राहु जो सेट पैटर्न है उसको तोड़ रहा है। इसीलिए देखिए वीजा आदि के तमाम नियम, टैरिफ आदि को लगाना, तो इसको लेकर के समस्याएं भी थोड़ी सी और जटिल होंगी। अच्छा, लगभग जब तक मीन राशि पर शनि रहने वाला है, तो ये मान के चलिए कि भी लगभग 1.5 वर्ष से थोड़ा सा अधिक समय और लगेगा परेशान, लेकिन ये चीज़ें अपने आप सही हो जाए और सही होना शुरू हो जाएगा। एक तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का शब्द मैंने अपने YouTube पे बोला भी है, क्योंकि गुरु आया, वो एग्जल्टेड हो रहा, उच्च का हो रहा, उसकी दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो वो मानेगा, शनि गुरु की दृष्टि से समझदारी दिखाएगा। तो अब कुछ समय आप देखेंगे 5 दिसंबर के पहले पहले कुछ समझदारी अमेरिका की देखने को मिलेगी आपको। हालांकि फिर से गुरु मिथुन राशि पे 5, चूंकि वो अब अतिचारी है तो जल्दी जल्दी गृह परिवर्तन कर रहा है, तो फिर मिथुन राशि पे चले जाएंगे। लेकिन 2 जून को पुनः कर्क राशि पे आएंगे, जब थोड़ा सा लंबे समय तक रहेंगे तो फिर समझदारी दिखाएगा। तो 2 जून वाले सुर पे विश्वास करना ठीक रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा कि 2 जून के बाद जब तो वो थोड़ा सा फिर अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करेगा, क्योंकि शनि पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो 2 जून के पहले तो अमेरिका भारत में उठापटक चलती रहेगी। न केवल अमेरिका भारत में, बल्कि अन्य देश भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। जहाँ तक युद्ध की स्थितियां हैं वो अधिकांश संयमित होती जाने वाली है। 2026 में कुछ एक चीज़ों को छोड़ दिया जाए, कुछ राष्ट्रों को उद्धत हो सकते हैं इस दिशा में, लेकिन अधिकांश समझदारी से काम करेंगे। गुरु का उच्च का होना बहुत सारे मामलों को समझा रहा। गुरु मतलब समझदारी, विजडम, उससे बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं। हाँ, थोड़ी सी परेशानियाँ 2026 के पहले क्वार्टर में आती हुई दिख रही हैं। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर से लेकर के वैश्विक स्तर पर सजग रहने की थोड़ी आवश्यकता जरूर है। चीन के बारे में बताएं भैया। चीन का साम्राज्यवाद बीते दिनों का हो चुका है।
इसके बाद भी 26 के बाद भी हाँ, भूमिका उसकी पर्दे के पीछे से हो सकती है। जैसा कि ग्रही स्थितियां बता रही हैं, कुंभ राशि का राहु, अच्छा राहु से इफ्लेक्टेड है चीन, अमेरिका भी है। अच्छा, तो ये हो सकता है कि वो पर्दे के पीछे से बहुत सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन फ्रंट पे आकर के कोई भूमिका निभाता हुआ 2026 में चीन नहीं दिख रहा है। छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट को छेड़ करके भी कोई बड़े कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है चीन। उसका कारण एक, आप चूंकि राजनीति के विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं कि उसका अपना आर्थिक हित है, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर हम ज्योतिष की ही बात करें तो ज्योतिष के आधार पर यहाँ पर चूंकि राहु जो कुंभ राशि पे है ना, यहाँ का वो कोलार्ड है, तो जिस स्वराशि पर एक तरह से हुआ तो यहाँ पर उतनी विद्रूपता लेकर के आएगा नहीं, फ्रंट पे नहीं आएगा, अपने घर में है ना, पीछे से खेलेगा। 26 में खेल नहीं खुलेगा, बहुत ज्यादा नहीं खुलने वाला है, थोड़ा बहुत छिटपुट चीजें घटना है। रूस से हमारी दोस्ती है भैया, अभी तेल को लेकर के अमेरिका दबाव बना रहा है कि हम उनसे तेल लेना कम करें, तो ऐसे में रूस से हमारा रिश्ता, रूस एक यूक्रेन वार भी चल रहा है, रूस से हमारा रिश्ता शुरुआती 4 महीने 2026 के जनवरी, अभी इसको छोड़ दीजिए, मैं केवल 26 की बात करूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, आधा अप्रैल के बाद में, अभी तक थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड में रहेगा, उसके बाद अत्यंत प्रगाढ़ होगा। और भारत की कई समस्याओं में उसको सुलझाने में रूस की बड़ी अहम भूमिका होने जा रही है आने वाले दिनों। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के बारे में बात करनी पड़ेगी। 2026 में पाकिस्तान का कुछ भविष्य कितना दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो बहुत कुछ कह दिया है। वास्तव में पाकिस्तान का जो भविष्य है, जहां मैं ज्योतिष के माध्यम से देख रहा हूं, वो भविष्य क्या ही कहें, वो उज्जवल नहीं है, समस्याओं भरा है उसका अपना। दूसरा कि आने वाले कुछ वर्षों में, अभी 2026 में तो शायद वो बचा ले जाए खुद को, लेकिन आने वाले समय में उसका स्वयं का अस्तित्व खतरे में है, स्वयं का अस्तित्व खतरे में है। कारण मैंने अभी आपसे कहा कि दुनिया एकीकरण की तरफ बढ़ेगी। हालांकि बहुत जनरल भविष्यवाणी हो जाएगी, लेकिन कह देता हूं मैं कि अखंड भारत का हिस्सा होने की तरफ है। अच्छा, पाकिस्तान, हालांकि कितना सुखद होगा भारत के लिए तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये हो सकता है कि पाकिस्तान की वो भूमिका इतना, अगर और सहज करके अगर आप इसको देखें तो ज्योतिष के माध्यम से इतना जरूर कह सकते हैं, पाकिस्तान का जितना उद्धत आज है, आने वाले समय में इतना उद्धत नहीं रहेगा। 26 में कुछ कालखंड में वो और उद्धत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय जैसे जैसे बीतेंगे 27 28 में, वो या तो कहीं विलीन हो जाएगा या स्वयं का ही अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कह दूं कि 2047 का जो विकसित भारत होगा उसमें पाकिस्तान नहीं होगा। बिल्कुल कह सकते हैं, और ऐसा ही होने की संभावना पूरी है। अगर कल की पुराण को आप देखें, भविष्य पुराण को आप देखें, भविष्य मालिका को देखें, इस आधार पर भी ऐसा निर्णय है। संतों की जो भविष्यवाणियां, इवन युग ऋषि ने जो लिखा हुआ है, उस आधार पर भी पाकिस्तान नहीं दिख रहा है कुछ वर्षों बाद। या पाकिस्तान, ये भी हो सकता है, क्योंकि संत का मंतव्य हो सकता है पाकिस्तान जैसा हो वैसा ना दिखे। जैसे कि रूप में जो उसकी आइडेंटिटी बनी हुई है, वो आइडेंटिटी वो काम करे, वो खत्म हो जाए। क्या पता सच में पाक हो जाए, पाक हो जाए। बहुत सही बात आपने कही, अभी तक सच में पाक हो जाए, अभी तक तो नापाक ही रहा। बिल्कुल सही बात आपने कही। भारत की बात हुई भैया, तो 26 क्या लेके आया है भारत के लिए? भारत के लिए बहुत सारी संभावनाएं, सुखद संभावनाएं 2026 लेकर के। मैं हमेशा सकारात्मक ज्यादा रहता हूं, सकारात्मक बातें करूं। हाँ, शुरुआती दौर, शुरुआती महीने, खासकर फरवरी महीने, 2026 का फरवरी महीना न तो भारत के लिए अच्छा है, न तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अच्छा है। अच्छा, एक दिन ऐसे कैलकुलेशन मैं कर रहा था, तो उसमें भी दिखा, वो अलग अलग चीजें बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, समझ में आएगा नहीं, दृश्यकांड होता है उसमें। तो जब मोदी जी के मैं दृश्यकांड को देख रहा था, तो फरवरी का जब दृश्यकांड देखा तो उसमें खर लग्न बना हुआ है,
तो जो उनके लिए समस्याएं तमाम पैदा फरवरी माह करता हुआ दिख रहा है, और भारत के लिए भी समस्या पैदा कर रहा है। भारत के कई क्षेत्रों में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसकी जो संघीय ढांचे को चुनौती मिल सकती है कई क्षेत्रों से, संविधान के संघीय ढांचे को। कहने का आशा है कि कहीं कहीं गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, प्रधानमंत्री के लिए भी होगी। और प्रधानमंत्री के लिए तो पिछले कई महीनों से चल रही है ऐसी स्थितियां, उनके स्वयं पर खतरे हैं। 2026 के फरवरी महीने में वो और गहरे होते हुए दिख रहे हैं। ईश्वर करे वो दीर्घायु हो, लेकिन कुछ समस्याएं थोड़ा प्रबल होती हुई दिख रही है। फरवरी के बाद का समय वो सूर्य जब ग्रहण में आता है तो कहते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं ग्रहण के बाद का सूर्य और ज्यादा चमकदार होता है। तो भारत भी उस ग्रहण से बाहर निकलेगा और ज्यादा चमक। तो 26 में भारतीय पद्धति के अनुसार से जब कैलेंडर शुरू होगा, नया वर्ष, तो सूर्य चमकदार हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चैत्र माह से चमकदार हो जाएगा। भारत की कुंडली में मंगल की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। पराक्रम पुरुषार्थ भारत का बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। वैश्विक स्थितियों में भारत की बड़ी प्रमुख भूमिका होने वाली है। वैश्विक समस्याओं में इसके समाधान में भारत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और भारत उस समय पूरे विश्व का मुखिया की तरह देखा जाएगा। क्या बात। आने वाले समय में जगत गुरु शब्द थोड़ा सा मुझे छोटा लगता है। अच्छा, जगत गुरु तो केवल स्पिरिचुअल मार्गदर्शक होता है। जगत गुरु तो स्पिरिचुअल मार्गदर्शक। मुझे लगता है कि भारत आने वाले समय में विश्व की अर्थव्यवस्था से लेकर के राजनीति आदि सारे पक्षों को प्रभावित करने वाला है। मतलब भारत विश्वमित्र हो जाएगा। जी, विश्वमित्र हो जाएगा। बहुत सही, विश्वमित्र की भूमिका निभाएगा। सब हमारी समस्याएं सबके पास है, भारत के पास सबका समाधान दिखेगा। एक इशारा आपने पहले भी किया, तो 2026 में क्या कोई संवैधानिक परिवर्तन ऐसा आप देख पाते हैं या कुछ? हाँ, आप उससे जोड़ करके देखिए। जब मैंने प्रारंभ में बताया कि कुछ जगहों से चुनौतियां संघीय ढांचे को आ रही हैं, उस आधार पर उससे निपटने के लिए कुछ विधायी परिवर्तन करने की, संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ सकती है। उसकी संभावना हो सकती है। बल्कि संविधान का मूल स्वरूप बिल्कुल बरकरार है, उस मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बहुत ही सुंदर बात। तो ये बहुत उल्लेखनीय रहेगा, क्योंकि जैसे अभी जो वर्तमान सरकार है उसके पास समर्थन कुछ दल उसको करते हैं, और उसमें उनको अगर वैसे विधायी परिवर्तन करने हैं ताकि संघीय ढांचा और संविधान की मूल आत्मा सुरक्षित रहे, तो ये देखना बहुत रोचक होगा कि सरकार इसको कैसे करती है। बिल्कुल। आपने नरेंद्र मोदी जी की भी चर्चा की, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी और बाकी चीज़ों पे। फरवरी माह जैसे उनके लिए कुछ कठिनाइयाँ ला सकता है। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। एक प्रखर नेतृत्व है और देश अडिग रूप से उनके साथ खड़ा रहता है। तो उनके बारे में आप मुझे बताएं, 26 उनके लिए क्या चुनौतियाँ ला रहा है और भविष्य कैसा है नरेंद्र मोदी जी का? मोदी जी 2026 को, जैसे मैंने कहा कि प्रारंभ के पहले क्वार्टर को अगर छोड़ दिया जाए, ये निश्चित रूप से समस्याएं पैदा करने वाले क्वार्टर्स रहेंगे। लेकिन उसके बाद पुनः सूरज और अधिक चमक बिखेरेगा। ठीक वैसे मोदी जी का है। भूमिकाएं उनकी जस की तस रहने वाली है, उनकी उपादेयता जस की तस रहने वाली है। प्रायः इस सरकार के भविष्य को देखा जाता है कि 5 ईयर टेन्योर पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मेरा जहाँ तक आकलन है, उस टेन्योर में कहीं कोई गड़बड़ी होती हुई नहीं दिख रही है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। अब चूंकि उनकी कुंडली ऐसी है जिसमें सर्वोच्च पद को प्राप्त करना है। अच्छा, इसे न केवल भारतीय ज्योतिष के पद्धति से
बल्कि अन्य पद्धतियों से मैंने चेक किया है। अच्छा। उस आधार पर भी सर्वोच्च पद प्राप्त करना है। और भारतीय संविधान का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति है। तो हो सकता है कि इस टेन्योर के बाद वो अपनी भूमिका बदल लें। अच्छा। लेकिन मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वो अपनी भूमिका बदल लें, अर्थात ये स्वयं उनका निर्णय होगा, उनकी सहमति हो तो, उनकी सहमति होगी, ऐसी स्थिति आ सकती है। और मोदी जी की कुंडली में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण से आने वाले समय में वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय करने वाले हैं और उनका कद आज की अपेक्षा और बढ़ने वाला है। साथ ही साथ उनकी लोकप्रियता भी बढ़ने वाली है। विपक्ष के समक्ष और भी चुनौतियां खड़ी करेंगे। क्या बात है। नरेंद्र मोदी जी की बात हुई है तो मुझे लगता है लगे हाथ भाजपा की भी बात कर ली जाए जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भाजपा है। तो भाजपा का भविष्य कैसा है 26 में भी, और उसके बाद वैसे कैसा दिखता है? अभी इस लगभग ये 5-7 साल भाजपा अच्छा करती हुई दिख रही है। भाजपा की स्वयं की कुंडली जनसंघ के निर्माण की समय मैं देख रहा था, तो अभी कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं, हाँ अंदर इनके संघर्ष रहेंगे, कुछ अंदर से इनके सांगठनिक चुनौतियां आपस में इनकी रहेंगी, उसमें राहु खेल कर रहा है। कभी कभी वो जटिल हो जाएंगी, जटिल चल रही हैं, कितने महीनों से ये अपना अध्यक्ष नहीं निर्णित कर पाए हैं, वो तो दिखता ही है। अंदरूनी समस्याएं जरूर पैदा हो रही हैं, लेकिन बाहर उसको नहीं आने दिया जा रहा है। और ये किसी पार्टी की कितनी बड़ी विशेषता है, आप समझ लीजिए, कितनी बड़ी विजय है कि इतना बड़ा संघर्ष होने के बावजूद भी बाहर केवल अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सतह पे कुछ नहीं है, सतह पे कुछ चीज नहीं दिख रही। तब जिसका संगठन इतना सुदृढ़ हो तो उसका भविष्य स्वतः ठीक है। और सभी लगभग 1 दशक तक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला है। भाजपा की भूमिका लगभग 1 दशक में देखता हूँ, 2033 के बाद ही इस पे कुछ डिक्रीज आने की संभावना है। लेकिन लोकतंत्र बिना विपक्ष के बनता नहीं भैया, तो कांग्रेस का भविष्य कैसा? विपक्ष कांग्रेस निरंतर अब अच्छा करती जाएगी, विपक्ष सशक्त होगा, क्योंकि विपक्ष की बड़ी रचनात्मक भूमिका होती है। यद्यपि ये कहना थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन कहना पड़ रहा है कि अभी विपक्ष उस रचनात्मक भूमिका में नहीं है, कारण कि एक बहुत ही ग्लिच जैसी पोजीशन से बाहर निकला है। लेकिन लगभग शनि के जैसे ही मीन राशि, ये शनि और राहु का सब है, शनि जैसे ही हटेगा मीन राशि से, तब विपक्ष थोड़ा गंभीर होगा। विपक्ष में कुछ ऐसे चेहरे उभर कर सामने आएंगे जो विपक्ष की जो कार्यात्मक भूमिका है उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। और इसके लिए राहुल जी भी उसमें, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, उनको किनारे करके कोई भविष्य नहीं देखा जा रहा कांग्रेस का। लेकिन एक समय बाद उसमें सुधार होने की संभावना, अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की नहीं दिख रही है। हाँ, और ये वास्तव में हर थोड़ा सा सजग पुरुष की, सजग नागरिक की चिंता रहती है कि विपक्ष हमारा उतनी सशक्त भूमिका नहीं निभा पा रहा, होना चाहिए। पहले के समय आप देखते थे कि अच्छे अच्छे नेताओं को जबरदस्ती जिता करके लाया जाता था, ये नहीं रहेंगे तो सोचते विपक्ष के नेताओं को, मतलब हम वाजपेयी को विपक्ष के नेता के तौर पे ज्यादा याद करते हैं, ज्यादा जबरदस्त भूमिका उसमें निभाई बनिस्बत प्रधानमंत्री के रूप। तो लेकिन ये है या 2-2.5 साल बाद यहाँ भी ये चीजें लगभग 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष से कम वर्ष बाद मूल बिंदु उठाएंगे, मूल मुद्दे उठाएंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा 2-4 चुनाव और बीतने दीजिए। चलिए, तो भारतीय राजनीति के लिए अच्छी बात हो गई है। आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, अब तो एक वैश्विक संगठन है, और चूंकि ये जो वर्ष है उनका शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष हुए जी। आरएसएस के बहुत सारे रोल हैं, आलोचना भी होती है, लेकिन उसके सकारात्मक भूमिका को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। तो ज्योतिषीय दृष्टि से आरएसएस को कैसे देख रहे हैं? ज्योतिषीय दृष्टि में, जब मैंने अभी जनसंघ का नाम लिया था उस समय, और जब उसमें जब बनी थी ये आरएसएस,
उस समय की कुंडली का जब देखा गया, हालांकि बहुत मोटा मोटा होता है मंडेन में, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, लेकिन यह है कि समय के साथ ये अपनी प्रासंगिकता और भी बढ़ाती हुई दिख रही है आरएसएस। अच्छा। जैसे जैसे समय बीतेगा इसकी प्रासंगिकता और बढ़ती जा रही है। आप पिछले 100 साल पहले जब से निर्मित हुई उसके बाद से आप देखेंगे बहुत ऐसे दौर आए जिसमें आरएसएस की बहुत आलोचना हुई और हुई भी और आगे भी होती रही, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के समय उसकी भूमिका की बात रही हो, बाद में 1945 से 47 के बीच के समय में उसकी जो भूमिका रही है आदि। लेकिन अंततः अब ये जो समय आता हुआ दिख रहा है, खासकर मैं इसे 27 के मध्य 27 के बाद के समय में आरएसएस की भूमिका सामाजिक सांस्कृतिक रूप में और बढ़ने वाली है। राजनीति के तो जस की तस रही है, भूमिका उनकी है ही है, पीछे तो सब कुछ है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं ये आरएसएस। न केवल आरएसएस बल्कि इस तरह की सोच रखने वाले और भी बड़े दूसरे संगठन जैसे अखिल विश्व गायत्री परिवार। अब जैसे मैं जब आरएसएस की बात करता हूं तो सामाजिक सांस्कृतिक बात करता हूं, जब अखिल विश्व गायत्री परिवार की बात करूंगा तो उसमें धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक में लेकर आऊंगा और मूल आध्यात्मिक चेतना का विकास करने में इन संस्थाओं का बड़ा योगदान और बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में होने वाली है। उनकी भूमिका भी बहुत प्रखर होगी, न केवल भारत तक ही सीमित रहेगा बल्कि वैश्विक स्तर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे वो योग हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, सोच हो, वैज्ञानिक चिंतन हो, सब पर चीजें बढ़ती हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमने मोदी जी की बात की भैया, तो उत्तर प्रदेश में अपने योगी जी की भी बात कर लेते हैं जी। तो आपने उनकी कुंडली देखी? हाँ, योगी जी की कुंडली हमने देखी है। आपको याद होगा कि पिछले 9 जनवरी को योगी जी के ये जो टेन्योर 2022 9 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। और फेसबुक पे आप जाएंगे तो 9 जनवरी की हमारी पोस्ट दिखेगी जिसमें मैंने लिखा था कि अखिलेश और योगी जी के कुंडलियों का सम्यक विश्लेषण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि योगी जी की कुंडली भारी है, सरकार पुनः रिपीट करेगी, योगी जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे। उसी दिन कह दिया आप? उसी दिन अच्छा, जब उस दिन हमने ये लिखा तो बहुत सारे कमेंट आने लगे, फोन बहुत सारे लोगों के आए, क्योंकि अखिलेश को लेकर बहुत शोर था, बहुत शोर था। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक सलाह दी कि आप पोस्ट डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या शोर है। अब आपने सुना होगा कि उसमें अधिकारी भी व्हाइट वॉश वगैरह दूसरी तरह कराने लगे थे, बदलने लगे थे। लेकिन मैं दृढ़ राम का यही होकर रहेगा, मेरा जो आकलन नहीं होगा तो नहीं होगा, भविष्यवाणियां तो असत्य भी होती है, आपकी गणना है, गणना है भाई, नहीं गणना सही हो पाई तो उसमें हटाने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा। तो आपने देखा कि और ज्यादा सीटें जीत करके सरकार और वो शोर दबके रह गया। कहीं कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हाँ थोड़ी सीटें जरूर कम हुई, लेकिन यह है कि सरकार योगी जी की पुनः बनी। अब अगली बार 2027 की भी भविष्यवाणी में कर दे रहा हूँ यही बात अभी। ऐसे मैं अब साथ साथ मैं अखिलेश जी की भी लेता हूँ। अखिलेश जी की कुंडली में उनका बुध अच्छा नहीं है, बुध वाणी का कारक है और अपनी वाणी से ही अपनी राजनीतिक विरासत की कब्र खोदते हुए नजर आएंगे। ऐसा मैंने लगभग 5-7 साल पहले फेसबुक पर लिख दिया है, वो भी आपको मिलेगा। वो त्रिकोण आपने समझाया था। त्रिकोण आपको अभी पहले पार्ट में आपने समझाया, रोग शत्रु। वो वाणी का जो संयम होता है वो खो रहे हैं और उससे जो लेगेसी है ना ये खो रहे हैं। ये अपने लिए अपनी वाणी से समस्याएं अभी कुछ दिन तक क्रिएट करते रहने वाले हैं। इस कारण से योगी जी का रास्ता असहज है, आसान है। हाँ, ये भी सत्य है कि आने वाले समय में अब उस भविष्यवाणी से आप जोड़िए जब मोदी जी अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और ये मैं श्री जी आपको बताऊं 2014 में, मोदी जी 14 में आए हैं ना, 14 में
हम अपने कई मित्रों को हमको कहते हैं। अच्छा, उसी समय मेरा एक इंटरव्यू था पीसीएस का तो मैं बहुत बातचीत होती थी, जहाँ पे मैं मार्गदर्शन एक सीनियर से लेने जाता था इंटरव्यू के लिए, तो उसको कोचिंग के जो डायरेक्टर थे वो हमारी बातें बड़ी गौर से सुनते थे। हमें थोड़ा लाउडली बोलने की आदत है। मैंने कहा 62 सीटें आएंगी, 62 या 65 कुछ बताया था ऐसे, यूपी में इतनी सीटें आएंगी बीजेपी की, और ये बनेगा वो हुआ, और मोदी जी 28 तक तो कोई हिला नहीं सकता, इस समय वो कहा करता था उसी वक्त भी। तो चुनाव हुआ, समाप्त हुआ और 65 सीटें एग्जैक्ट आ गई। अब वो डायरेक्टर मुझे हिरता, उस समय मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, मैं नहीं जाता, बंद कर दिया। अब वो नंबर उसमें टेलीफोन, आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। क्यों? आपने ये कैसे जाना कि 65 सीटें? हम कहाँ सुन लिए? लेकिन मैं आप वहाँ जब बोलते तो मैं सुनता था कि 65 सीटें आ रही हैं एकदम एग्जैक्ट। सब लोग आपके मित्र विरोध करते थे, कोई 45, 32, 36 ऐसे बताते थे, आप बताए थे ऐसे नहीं आ रही हैं। तो कहने का आशय है कि आने वाले समय में योगी जी, जैसे कि पूर्व भविष्यवाणियां मैंने की थी, 2027 में पुनः रिपीट होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चुनाव पुनः बीजेपी जीतेगी, और उसके 27 से 5 वर्ष 32 तक के बीच में योगी जी की भूमिका और बड़ी हो सकती है। इसकी संभावना है कि 27 से 32 के बीच में उत्तर प्रदेश से निकल करके कहीं और बड़ी भूमिका वो भेजे जा सकते हैं। पद का नाम मैं लेने से बच रहा हूँ एग्जैक्टली, तो लखनऊ से दिल्ली तक एक्सप्रेस वे हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन 27 में वो पुनः रिपीट होंगे, पुनः मुख्यमंत्री को बनते हुए दिख रहे हैं। तो अखिलेश जी का अभी समय नहीं आया है, अभी थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, आत्म सुधार की आवश्यकता है उनको। कई और ग्रहों के कारण परेशानियां अपने लिए स्वयं खड़ी करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से एक मैंने इंडिकेट किया, वाणी, उस पर सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ और चीजें सुधार करने की उनको आवश्यकता है। हालांकि उनके संपर्क में बड़े बड़े ज्योतिषी होंगे, सलाह देते ही होंगे, लेकिन मैंने पहले बताया था ना कि सलाह देना और उपाय बताना, ये भी ग्रह बताते कितना वो कर पाएंगे कितना वो कर पाएंगे। जी, एक चीज मेरे मन में आया भैया कि उत्तर प्रदेश पे जब हम बात करते हैं ना, तो कई बार लोग कहते हैं कि इसका विभाजन हो जाएगा या हो जाना चाहिए 4 भाग में, 5 भाग में। ज्योतिष कैसे देखता है उत्तर प्रदेश? ज्योतिष 33 तक मैंने उसको देखा है, 33 तक विभाजन की संभावनाएं बहुत कम है। 2033 तक विभाजन की संभावनाएं कम है। आवश्यक जरूर होंगी, लेकिन विभाजन हो नहीं पाएगा विभिन्न कारणों से। पहले भी इसकी प्रवृत्तियां हुई थी, तब भी लोगों ने पूछा था मुझसे, और तब तक राजधानी भी डिक्लेयर हो गई थी, कितनी इतनी राजधानियां, ये राजधानी बनने जा रही है पूर्वांचल। हाँ, मैंने कहा था कि ये नहीं होगा, अभी नहीं होगा, होगा तो अवश्य, अभी होता हुआ नहीं दिख रहा, होगा लेकिन अभी होता हुआ नहीं दिख रहा। मतलब 32-33 तक उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस बना रहेगा। ठीक। चुनाव आने वाले हैं भैया, बिहार का चुनाव है और पश्चिम बंगाल का चुनाव है जी। तो आचार्य राजेश ठाकुर क्या कहते हैं? बिहार का चुनाव तो बहुत रोचक होने जा रहा है। ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि कुछ विद्रूपताएं आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी, जैसे हर आम चुनाव में होता है इस तरह होता है। लेकिन नीतीश जी की जो कुंडली है वो थोड़ा सा भारी होती हुई दिख रही है। अच्छा, हाँ, और अंततः सरकार, चुनौती बहुत कठिन होने वाली है तेजस्वी जी की। कठिन चुनौती प्रस्तुत करेंगे। जो ये कहा जा रहा है, कोई दिखा रहा था मुझे कि ये सर्वे आ रहा, उसमें एकदम लैंड स्लाइड विक्ट्री करती हुई बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत टफ मुकाबला होगा, लेकिन अंततः येन केन प्रकार सरकार बन जाएगी एनडीए की। बंगाल बताइए फिर। बंगाल का ये चुनाव बहुत विद्रूपता भरा होने वाला है, बहुत परेशानियों भरा होने वाला है, बहुत रक्त रंजित होने वाला है। अच्छा। और इस बार ममता जी डिफीट खा सकती हैं, और उसी कारण से ये और भी रक्त रंजित होता हुआ दिख रहा है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद बंगाल बुरी तरीके से घायल होता हुआ मुझे दिख रहा है, बुरी तरीके से घायल होता हुआ। पश्चिम बंगाल के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। राजनीति में इंटरेस्ट लें, लेकिन राजनीति
में कहाँ पे रुक जाना है, ये आम नागरिक कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर उनको सजग रहने की आवश्यकता होगी। जी। सभी राशियों के लिए भैया 2026 एक बार बातचीत कर लेते हैं। हाँ, और बिल्कुल। 2025 से उनको अलग क्या मिलने वाला है, दो खास चीज़ मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हर राशियाँ किस क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दें जो उनका सकारात्मक पक्ष है, कहाँ उन्हें सतर्क होने की ज़रूरत है। तो क्रम से शुरू करें तो सबसे पहले मेष राशि के जातक जो है उनके ढैया चल रही है पिछले 29 मार्च 2025 से। ढैया के कारण बहुत सारी मुश्किलें उनकी बढ़ी हुई हैं, परेशानियां बढ़ी हैं, क्योंकि द्वादश राशि से द्वादश गोचर कर रहा है शनि। द्वादश गोचर करता पैर का स्थान है वो, तो दौड़ भाग बहुत रहती है, व्यर्थ दौड़, मानसिक चिंताएं बहुत बढ़ी चढ़ी रहती हैं। लेकिन 2026 में मध्य 2026 से इनको बहुत राहत मिलेगी। 7.5 होते हुए भी बहुत राहत महसूस करने वाले हैं 2026 में मेष राशि के जातक। राहत कहाँ से उनको प्राप्त हो सकती है, जैसे कि उनके चतुर्थ स्थान पर गुरु उच्च के हो जाएंगे 2 जून से। अब चतुर्थ स्थान पर गुरु उच्च के होंगे तो 2 घटनाएं घटेंगी। एक तो का गुरु का केंद्र में आ जाना, चतुर्थ स्थान केंद्र भाव है। किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, तो वो आ जाएंगे तो बाकी ग्रह क्या कर लेंगे। ऊपर से जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ग्रह है शनि पर दृष्टि हो जाएगी गुरु की, इस कारण से शनि यहाँ पर नियंत्रित हो जाएंगे। फलतः 7.5 का दुष्प्रभाव कम होगा, आर्थिक लेन देन बढ़ेगा, घर में ज्ञान का, प्रेम का, आपस में केयर करने का, ज्ञान और केयर दोनों का वातावरण बनता हुआ दिख रहा है। उपलब्धियां बढ़ेगी, घर का सुख बढ़ेगा, वाहन का सुख बढ़ेगा। मेष राशि के जातकों को मध्य जून के बाद में उनके जीवन में बहुत सारी आर्थिक और सांसारिक सुख बढ़ने वाले हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर उनके एकादश स्थान पर हो रहा है। मैं 2-3 बड़े ग्रहों को लेकर के भविष्यवाणी कर रहा हूं। और गुरु उनके तृतीय स्थान पर उच्च के होंगे। तृतीय स्थान पर गुरु बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है, उसका यमकेयस का स्थान होता है। यमकेयस मतलब मरण कारक स्थान होता है। अच्छा। मरण कारक स्थान मतलब जैसे व्यक्ति मरे के समान हो जाता है, कोई अच्छा परिणाम नहीं दे पाता। तो गुरु के एग्जाल्टेशन का लाभ तो यहाँ नहीं मिलेगा वृषभ राशि के जातकों का, लेकिन दृष्टियां उसकी बहुत प्रभावी होंगी। जैसे पहली दृष्टि इनके गृहस्थ जीवन में सुख लाती हुई दिख रही है। वृषभ राशि के जातकों को के लिए विवाह की बड़ी शुभ अवस्था प्राप्त होती हुई दिख रही है। 2026 में उनके विवाह होने और तय होने की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। भाग्य बहुत अच्छा उनका सपोर्ट करने वाला है। इनकम जनरेट होती हुई दिख रही है, इनकम बढ़ने वाली है 2026 में। वृषभ राशि के जातकों के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, वहां से दुर्घटना आदि से बहुत सतर्क रहें, वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं, अपने आप का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। 2026 आपके लिए सुखद होगा। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि उनके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, कर्म स्थान पर। कर्म में डिसिप्लिन अगर ले आए, कार्य में अपने डिसिप्लिन ले आए, अनुशासन ले आए, नियमबद्धता ले आए, तो आपके करियर की उन्नति होनी तय है। मिथुन राशि के जातकों उसमें लाभ दे रहे हैं। धन स्थान पर गुरु बैठे हैं, द्वितीय स्थान पर, तो वाणी में ज्ञान, कर्म में ज्ञान, धन में ज्ञान, अर्थात ऐसे मिथुन राशि के जातक जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या काउंसलिंग का काम करते हैं, सबका धन वृद्धि होने वाला है करियर से, क्योंकि करियर भाव पे शनि बैठे हुए हैं। बस थोड़ा सा नियमित होने की आवश्यकता है, अनुशासन बंद होने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2026 में धन, पद, प्रतिष्ठा जैसी कई उपलब्धियां उनके हाथ आने वाली हैं 2026 में। कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत जबरदस्त 2026 होने वाला है। कारण कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे 2026 में 2 जून को इनके राशि स्थान पर। तो वहां पर जब उच्च के होंगे तो लिखते हैं कि ऋषि एको जीवो यदा लग्ने सर्व योगस्तदा शुभ। जीव कहा गया है बृहस्पति को ज्योतिष में। अब एक लग्न पर आ जाएंगे तो ये शुभ हो जाएगा।
थोड़ा सा आपका अपना ही कर्क राशि के अपने ही उच्च नैतिक मानदंड इनके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उससे इनको विचलित नहीं होना चाहिए, उस पर बने रहना चाहिए 2026 में। अंततः ये आपकी प्रसिद्धि के लिए अच्छा है, आपके लिए सुख कारक होंगी, कल्याण कारक होने वाली है। शनि आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे और राहु कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे और राहु छठे स्थान से अष्टम स्थान से गोचर करेंगे। कर्क राशि को एक्सीडेंट से बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान। 2026 में एक्सीडेंट इनका हो सकता है, अष्टम का राहु एक्सीडेंट करवाता है। लेकिन शनि जब भाग्य स्थान पर होता है तो ऐसे लोग यदि अनुष्ठान करें, मंत्र जप करें, धार्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे तो भाग्य आपका काम करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो शनि वो अनुशासन यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल में स्पिरिचुअलिटी के लिए आते हैं तो शनि आपके लिए फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है। गुरु आपके लिए अच्छा, शनि धर्म स्थान पर है, नवम धर्म स्थान है, राशि भी धर्म स्थान पर है, गुरु वहां पर विराजमान है। ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन कर्क राशि के लिए बन रहा है। 2026 बहुत शुभ, बहुत कल्याणकारक होने जा रहा है। बस अपने हेल्थ का एक्सीडेंट के प्रति सावधान रहें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए ये 2026 में 25 जैसी ही कुछ मुश्किलें जारी रहने वाली है। थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, ढैया चल रही है, शनि की ढैया चल रही है सिंह राशि के जातकों के। गुरु उच्च के होंगे द्वादश स्थान पर, खर्चे बढ़ जाएंगे, यात्राएं बढ़ जाएंगी, तो थोड़ा आर्थिक चैलेंजेस थोड़ा फेस करेंगे। लेकिन 2 जून से इसमें राहत मिलेगी, ढैया में भी राहत मिल जाएगी, क्योंकि गुरु उच्च के हो जाएंगे और उनकी दृष्टि शनि पर पड़ जाएगी, तो ढैया से बहुत राहत मिल जाएगी। लेकिन सिंह राशि के जातक इस वर्ष कुछ उपलब्धियां ऐसी हस्तगत करने जा रहे हैं जिसके कारण उनकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और वो होगी जुलाई के बाद। जुलाई अगस्त से अपनी आर्थिक समस्याओं पर भी नियंत्रण पा लेंगे ये, और साथ ही साथ कुछ उपलब्धियां, कुछ विशिष्ट उपलब्धियां सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष योग बनता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी का ख्याल रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य में बार बार समस्या सिंह राशि के जातकों के लिए आती हुई दिख रही है, तो उसके प्रति बहुत सजग रहें जब तक कि राहु आपके सिंह राशि के जातकों के सप्तम स्थान पर गोचर कर रहा है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए ये 2026 बहुत बड़ा धनवर्धक होने जा रहा है। आयकारी गतिविधियां इनकी बढ़ने वाली हैं, इनकम नए तरीके से जनरेट होगी या और तरीके से जनरेट होगी। जो चल रहा है उसके अलावा भी पैरेलल एक काम होता हुआ इनका दिख रहा है, खासकर मध्य 2026 से। प्रारंभ में भी ये चीजें घटित होंगी, 2026 के मध्य के बाद और ये गतिविधियां अच्छी होती हुई दिख रही हैं। कुछ एक पद प्राप्त होता, कुछ प्रतिष्ठा बढ़ती हुई इनकी स्पष्ट रूप से दिख रही। संतान प्राप्ति और विवाह, कन्या राशि के जातक जातिकाएं जो विवाह योग्य हैं, विवाह नहीं हुआ है, 2026 विवाह के लिए उनके आ रहा है। संतान प्राप्ति के इच्छुक ऐसे दंपति जिनकी कुंडली में भी विवाह के योग हैं और संतान प्राप्ति के योग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये इसमें प्रयास करेंगे, संतान प्राप्ति होती हुई दिख रहे हैं। साथ ही साथ कन्या राशि के ऐसे जातक जो प्रेम में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं और इस रिलेशन को विवाह में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अंततः कि आपकी कुंडली भी इस तरफ संकेत कर रही हो तो, और साथ ही साथ कंपटीशन को क्रैक करने का बड़ा जबरदस्त योग चल रहा है कन्या राशि के जातक। किसी भी प्रकार की कंपटीशन दे रहे हैं, वो प्रतिस्पर्धा चाहे व्यापारिक हो, शैक्षिक हो, किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा में विजय का जबरदस्त योग चल रहा है। इसका लाभ उठाना चाहिए कन्या राशि को। तुला राशि के जातकों के लिए गुरु सर्वोत्तम बली अवस्था में आ रहा है। क्यों? क्योंकि दसम गुरु ज्यादा बली होता है और एग्जाल्टेड है, उच्च का है, तो ज्यादा बली हो रहा है। तो इनको तुला राशि के जातकों को कोई बड़ा पद प्राप्त होने का योग है यदि इस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं और कुंडली भी उनका उस दिशा में संकेत कर रही है, तो और गुरु भी अच्छे हो तो अभी अच्छे परिणाम दे पाएंगे। तो पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराएंगे क्योंकि पद के स्थान पर दसम स्थान, कर्म की श्रेष्ठता होगी, कैरियर उच्च होता हुआ दिख रहा है, कोई अवार्ड मिलता हुआ तुला राशि के जातकों को दिख रहा है।
इस वर्ष 2026 में कोई अवार्ड प्राप्त होता हुआ दिख रहा। साथ ही साथ पेट में कोई विकार आ सकता है। तुला राशि के जातकों को पेट में राहु गोचर करेगा, पेट में शूल पैदा होता है। शास्त्र कहता है पंचम राहु पेट में शूल अर्थात पेट में दर्द पैदा करता है, कोई विकार वहां से हो सकता है। शनि तुला राशि के जातकों के छठे स्थान पर गोचर कर रहा है, उपचय स्थान पर गोचर कर रहा है, शिक्षा स्थान का स्वामी है। कंपटीशन को क्रैक करने का योग तुला राशि के जातकों के लिए भी चल रहा है। वो प्रतिस्पर्धा कैसी भी हो उसमें विजय दिलाएगा। कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी आपके पक्ष में निर्णित कराने के लिए 2026 में शनिदेव तैयार है। वाह। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य बड़ा महत्वपूर्ण रोल 2026 में करने जा रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और गुरु यहीं पर उच्च अवस्था में आ रहे हैं, तो भाग्य बड़ा प्रबल होने जा रहा है। तुला राशि के जातकों के 2026 में बड़े बड़े काम केवल भाग्य से बनते चले जाएंगे। प्रारब्ध में जो भाग्य लिख कर आए वो काम करेगा, पहली बात। दूसरे, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पंचम जो पूर्व पुण्य है वहां पर पड़ रही है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो पूर्व में किए हुए पुण्य भाग्य स्थान से चूंकि नियंत्रण हो रहा है, तो वो प्रारब्ध अब जो पहले से किया हुआ वो इनका उभर करके सामने आएगा। वो लाभ इनको प्राप्त 2026 में होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ घर पे माता के स्वास्थ्य में समस्याएं 2026 में पैदा हो सकती हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकती हैं। आंख मूंद करके भरोसा 2026 में वृश्चिक राशि के जातक किसी पर ना करें। आंख मूंद करके भरोसा करना आपके लिए घातक है, समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वाणी का प्रयोग भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। केतु है, किसी षड्यंत्र में फंसा करके आपको आपकी पराजय करा सकता है। तमाम अच्छी बातों को होते हुए थोड़ा सा आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए घातक हो सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए अष्टम स्थान पर गुरु का होना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। हेल्थ के प्रति आपको बहुत काशस रहना चाहिए। औषधियों का सेवन, अच्छे डॉक्टर का चयन ये आप कर करके, अगर आप पहले से कोई रोग चल रहा है, पहले से पीड़ित थे, उसके प्रति आप सतर्क रहिए, सजग रहिए, क्योंकि हेल्थ की समस्याएं थोड़ा जटिल होती हुई धनुराशि के जातकों के दिख रही है। कारण क्या है कि ढैया भी चल रही धनुराशि के जातक की, तो ढैया का भी प्रभाव हो रहा है। दूसरे, अष्टम स्थान पर गुरु का उच्च का होना। अब गुरु जब वहां उच्च का होगा तो अष्टम की चीजों को उभारेगा। अष्टम चीजों को उभारेगा अर्थात समस्याएं बढ़ेगी, एंग्जाइटी बढ़ेगी, चिंता असफलता बढ़ेगी। अच्छा है कि अष्टम स्थान गुप्त ज्ञान का होता है, रहस्यमय ज्ञान का होगा। तो ज्योतिष आदि की कोई पुस्तक लेकर के यदि धनुराशि के जातक पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। ये उपाय करते रहेंगे तो बड़ा लाभ हो जाएगा उनको। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु सप्तम स्थान पर उच्च की हो रही, व्यापारिक सफलता बड़ी जबरदस्त दे रहे हैं। मकर राशि के जातक जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, कोई काम धंधा करते हैं, उनको देवगुरु बृहस्पति, और यदि शिक्षा से जुड़ा काम है तो क्या ही कहने, जबरदस्त लाभ करते हुए दिख रहे हैं। काउंसलर हैं आप, एडवाइजर हैं आप, इसमें बहुत जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। विवाह कराते हुए देवगुरु दिख रहे हैं। भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र ही यही है। अब आपके चूंकि सप्तम से ही देवगुरु जा रहे हैं, विवाह करा देंगे। विवाह कराने के बाद इनकम को बढ़ा देंगे आपको। ज्ञान के प्रति विशेष अनुराग पैदा करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के जीवन में बहुत शुभता देवगुरु बृहस्पति लाते हुए दिख रहे हैं। पराक्रम पुरुषार्थ अच्छे कामों के लिए 2026 में मकर राशि के जातकों का रहेगा। कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 चल रही है। 7.5 का प्रभाव रहेगा। अंतिम चरण चल रहा है। धन जो पहले से संचित धन है उसमें समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही हैं। न केवल धन बल्कि प्रॉपर्टी, खासकर जो पैतृक संपत्ति है या कुटुंब में कुछ विवाद की स्थितियां संपत्ति को लेकर के 2026 में होती हुई दिख रही है। शनि वाणी के स्थान पर बैठे हैं, संकेत है कि वाणी को संयमित रखिए। शनि संयमशील है, तपस्वी है। वाणी का तप करें, कम बोले, क्योंकि आपके बोलते ही कला होती हुई दिख रही है। कुंभ राशि के जातक
तो वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। ये सूत्र अगर पकड़ लिया 2026 आपके लिए शांति से गुजर जाएगा, अन्यथा वहां बड़ी कलह मचने की संभावना है। दूसरे, स्वास्थ्य पर राहु, तो हेल्थ संबंधी समस्याएं भी, हेल्थ संबंधी चैलेंजेस भी आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य के संबंधी आने वाली समस्याएं जटिल ना होने पाए, इसलिए दुर्गा कवच का पाठ या दुर्गा जी के किसी मंत्र का जप आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कुंभ राशि के जातकों के लिए। बाकी 7.5 के प्रभाव मध्य जून से कम हो जाएगा, थोड़ी सी राहत मध्य जून से कुंभ राशि के जातकों को मिलेगी। आर्थिक समस्याएं कम होंगी, लेकिन कौटुंबिक समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। मीन राशि, मीन राशि के जातकों पर भी 7.5 चल रही है। द्वितीय चरण चल रहा है 7.5 का, राशि पर से शनि चल रहे हैं। अब यहाँ पर शनि जब राशि पर से गोचर कर रहे हैं तो अच्छा भी बुरा भी। अब संकेत है कि जीवन को, अपने बॉडी को नियमित करिए, संयमित करिए, अनुशासनशील बनाइए, घूमिए टहलिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए आप, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। शनि जब राशि पर से गोचर कर रहा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है, खासकर पेट के नीचे के अंगों में प्रॉब्लम दे देता है, पैर में दे सकता है, तो इसका ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं बहुत बढ़ेंगी, बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। अब यहाँ से अपने भाई बहनों को लेकर के, अपने यंगर सिबलिंग्स को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, अपने प्रयत्नों को लेकर के, क्योंकि इतनी असफलता होंगी। अब मैं नहीं कह रहा हूँ बार बार असफलता डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ शनि के कारण कुछ ऐसी असफलताएं होंगी जो आप अंदर से आपको हिला देंगी मीन राशि के जातकों को, तो थोड़ा सा वहां सावधान रहने की जरूरत है। गृहस्थ जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम लाते हुए दिखेंगे शनिदेव, और करियर में भी कुछ प्रॉब्लम, आपको अवार्ड मिलते मिलते रुक सकता है, प्रमोशन होते होते रुक सकता है, कुछ उपलब्धियां आते आते आपकी रुक सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2026 के मध्य से देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उच्च के होंगे, इन सब पर नियंत्रण ला देंगे। और चूंकि आपके राशि से पंचम से उच्च के हो रहे हैं, अर्थात त्रिकोण के, लग्न त्रिकोण के दूसरे त्रिकोण से, पंचम भाव से, जो ज्ञान का भाव है, शिक्षा का है, संतान का है, वहां से बड़ी शुभता लाते हुए दिख रहे हैं। संतान के प्रति चिंता थी आपको, तो चिंता कई तरफ से आ रही थी, आप देख रहे हैं। संतान की तरफ से चिंता को कम करेंगे, उसके करियर को लेकर के चिंता थी वो कम करेंगे, इनकम को लेकर के चिंता को देवगुरु बृहस्पति कम करने वाले हैं। शनि जो परेशानियां दे रहा था उसमें भी काफी कमी मीन राशि के जातकों को मध्य जून के बाद आने वाली है। भगवान के शरण में सब लोग बने रहें। 12 राशियों के लिए उपाय, हनुमान जी की आराधना, क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं जो इस कलयुग से आपको बचाने वाले हैं। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ निरंतर जितना आप करते रहेंगे आपको लाभ होता हुआ रहेगा। तो 2026 का जो राशि नामा है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से बता ही दिया है और उपाय भी बता दिया है। मार्गदर्शन ये बना रहेगा तो 2026 कुछ दे करके ही जाएगा। निश्चित रूप से। एक प्रश्न मेरे मन में आया कि हमने पहले भाग में बात की थी, अब मुझे लगा कि इस बात कर लेनी चाहिए। मैंने आपसे स्पष्ट पूछा था कि AI हुआ या अखबार हुआ, मैगजीन हुआ, उसमें राशिफल हम पढ़ें, तो आपने स्पष्ट मना किया कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब एक बार फिर हमने ये 12 राशियों की भविष्यवाणी आपसे करवाई है, इसको कैसे लेंगे लोग? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि ये तो विरोधाभास हो गया जी। वास्तव में आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने 3 ग्रहों का केवल नाम लिया, शनि, राहु और गुरु, और तीनों ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि पर 1 वर्ष से अधिक रहते हैं। अब 1 वर्ष तक से अधिक समय तक कोई ग्रह रहता है तो स्वभाव को ही प्रभावित करता है, आपकी थॉट प्रोसेस को ही प्रभावित करता है। राहु भी, गुरु भी और शनि भी आपके सोचने के तरीके को अच्छा और बुरा करते हैं। इसलिए अब जब देवगुरु बृहस्पति उस राशि पर आ रहे हैं जहां पर वो पूर्ण हो जाते हैं, अब पूछिए ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कर्क राशि है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। ज्ञान जल तत्व की राशि पर आ रहा है। जल तत्व क्या है? केयर है, भावना है। कर्क राशि भावना है, और ये इसको कर्क राशि को माँ कहा गया है। इसे माँ पार्वती का स्थान कहा गया है। और गुरु को स्वयं शंकर कहा गया, जगत गुरु है वो। अब स्वयं शिव जब कर्क राशि पर आते हैं
अर्थात माँ पार्वती के घर में आते हैं तो पूर्ण हो जाए, इसलिए कहते हैं गुरु यहाँ कर्क राशि पे पूर्ण हो जाते हैं और उच्च के हो जाते हैं। इसी को गौरी शंकर योग कहते हैं, क्योंकि गौरी के घर पे शंकर आ गए। अब ये केवल कल्याण करेंगे, परेशानियां पैदा नहीं करेंगे। ये 2 स्थानों के स्वामी होकर के या 2 स्थानों पर उपस्थित नहीं है तो हर हाल में कल्याण करेंगे। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग स्थान पर बैठ करके लोगों को अलग अलग तरीके के फायदे देंगे जो हमने बताया। एक ही तरह का फायदा सबको नहीं देते हुए दिख रहे, अलग अलग राशि के अलग लोगों को फायदा। और दूसरे शनि भी इसी तरह का फायदा, शनि भी नुकसान और फायदा दोनों इसी तरह का देगा, क्योंकि वो एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रह रहा है। राहु भी 1.5 वर्ष रहता है, 18 महीने एक राशि पर रहता है। इसलिए स्वभावगत, चाहे मेंटल फॉग हो, मेंटल क्लियरिटी हो, सब राहु प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। ये भी एक समान रूप से प्रभावित करते हैं अब अलग अलग राशियों का। इसीलिए अच्छा, आप चंद्रमा को लें, शुक्र को लें, बुध को लें, मंगल को, सूर्य, तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो उसका जनरल प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इसलिए देखिए 2-4 लाइन में ही चीजें खत्म कर देंगे, लेकिन इसी 2-4 लाइन में जीवन थोड़ी है। तो इसका अर्थ मुझे ये समझ में आ गया कि दैनिक राशिफल वैसे नहीं समझे जा सकते, लेकिन अगर वार्षिक राशिफल इन 3 ग्रहों के आधार पर किया जाए तो वो सटीक निकलेंगे ही निकलेंगे। हाँ, बिल्कुल निकलेंगे। इतना कुछ सुनने समझने के बाद ना ज्योतिष के लिए बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो कई बार हमें पढ़ने का मन होता है। तो अगर आप कुछ किताबें बता सके, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ताकि जो जिज्ञासु विद्यार्थी हैं, और कईयों के तो उपाय में बताया आपने कि अगर वो ज्योतिष पढ़ें तो उन्हें राहत होगी। हाँ, अष्टम से अगर प्रॉब्लम आ रही है, चाहे गुरु से, सूर्य से, केतु से, तो फिर आपको ज्योतिष अध्ययन करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। ये मेरा प्रयोग है बहुत लोगों पर। बड़ी समस्याएं केवल ज्योतिष पढ़ने से निकल गई, लेकिन वो अलग अलग योग होते हैं उसके। तो खैर, हाँ, प्रश्न आपने किया कि कौन सा अध्ययन किया जाए। देख, अध्ययन की आवश्यकता पर पहले बात हो चुकी है। प्रायः हम सिद्धांत तो ज्योतिष ग्रंथों से ले लेते हैं, लेकिन उपाय स्वयं से बताने लगते हैं। ये गलत हो जाता है। जब सिद्धांत वहां से लिया है तो उपाय भी वहीं से लीजिए। फिर ये लौंग और कपूर क्यों जलवाते हैं? हाँ, उपाय भी शास्त्रोक्त होने चाहिए। ये शराब क्यों पिलवा रहे हैं? तो इसलिए हमेशा ज्योतिष के जो क्लासिकल ग्रंथ है उनका पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि आपको एकदम निरपेक्ष होकर के भारतीय ज्योतिष नामक एक किताब आती है नेमिचंद्र शास्त्री की, उसको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद दूसरी पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहिए पाराशर होरा शास्त्र। मूल ग्रंथ यही है, ज्योतिष की समस्त शाखाएं यहीं से निकली हैं, पाराशर होरा शास्त्र में। महर्षि पाराशर के एक ऋषि थे मैत्रेय। इस ग्रंथ में मैत्रेय के प्रश्नों का जवाब पाराशर ऋषि देते हैं, इसलिए इसे पाराशर होरा शास्त्र कहते हैं। तो ये 2 ग्रंथ पढ़ने के बाद ही अन्य ग्रंथों जैसे बृहद जातक है उसको पढ़ें, बाकी सारावली ग्रंथ है इसको पढ़ सकते हैं, सर्वार्थ चिंतामणि है, लेकिन पहले ये 2 पढ़ने के बाद ही तभी समझ पाएंगे। टेक्स्ट बुक वही है, ठीक। और इसके पढ़ने के लिए पढ़ते ही तुरंत ही प्रेडिक्शन बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तैसे आपको समझ में आएगा कि मैं कितना गलत सोच रहा था। ये अद्भुत विद्या है श्री जी। शुरू में लगेगा कि हाँ यहाँ पे होता है तो ये परिणाम आता है, लेकिन जैसे आप प्रेडिक्शन में जाओगे वैसे परिणाम नहीं मिलेगा। समझ नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ। देखो, हाँ, लिखा तो था, वास्तव में लिखा सही था, आपने समझा गलत है। आपने एक उदाहरण भी दिया था, उदाहरण मैंने आपने दिया और समझा आपने गलत है। तो उसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, लंबे समय तक पढ़ना है, गुरुओं के मार्गदर्शन में पढ़ना है। और गुरु भी बहुत गुरु घंटाल टाइप के ज्योतिष सिखा रहे हैं। मैंने सुना श्री जी की एक व्यक्ति दावा कर रहा था कि मैं 4 दिन में ज्योतिष पढ़ना नहीं, ज्योतिष प्रेडिक्शन करना सिखा देता हूँ 4 दिन में, क्रैश कोर्स। हाँ, मैं दंग रहेगा, हे प्रभु, क्या क्या दिन है ज्योतिष के, जिसके लिए पूरा जीवन कम पड़ता है। एक बड़े ज्योतिषी के ग्रंथ में मैंने पढ़ा कि ये ऐसा शास्त्र है कि कई जन्म लेने के बाद जन्म लिया जाए और ज्योतिष ही प्रारंभ से पढ़ा जाए मृत्यु पर्यंत, तो भी इसकी था नहीं पाई जा सकती है। आप 4 दिन में प्रेडिक्शन करना सिखा रहे हो, तो साधना के रूप में लें इसको, लंबे समय तक पढ़ें, विद्वानों के मार्गदर्शन से पढ़ें। एनालिटिकल पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। जब तक एनालिसिस अच्छा नहीं कर पाओगे तब तक ज्योतिष समझ में नहीं आएगी।
समझ में नहीं आएगी तो ऊटपटांग आप ऐसे ही नुकसान करते हुए फिरेंगे। तो साधना भी करें, सूर्य की साधना भी करें, बुद्ध की साधना करें, और इस विद्या को पढ़ें और क्रम वाइज पढ़ें, जल्दबाजी में न पढ़ें, हड़बड़ी में न पढ़ें। 2-4 साल इसको दीजिए, धैर्य से और अभ्यास से करेंगे तो निस्संदेह ये विद्या, इससे न केवल आप अपना कल्याण कर सकेंगे बल्कि समाज के, परिवार के, मित्रों के, बहुत लोगों का कल्याण कर पाएंगे। बहुत अद्भुत, बहुत शानदार। हमने बहुत विस्तृत चर्चा की। पहले भाग में हमने सैद्धांतिकी समझा और उसको सैद्धांतिकी के शब्दों में नहीं समझा, आम बोलचाल के शब्दों में समझा। बहुत विश्वास है मुझे कि ज्योतिष इस तरह से समझ में आएगी और ज्योतिष से हमारा जो नाता है, दैनंदिन जो नाता है, वो समझ में आएगा। और दूसरे भाग में जो हमने भविष्यवाणियाँ की हैं, और सबसे शानदार सुंदर बात तो ये थी कि ज़्यादातर वो सकारात्मक भविष्यवाणियाँ हैं जी। और शायद ज्योतिष जो हमें नेत्र देता है वो सब में शुभता देने की कोशिश। और अगर सब कुछ चल रहा हो और शुभता तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ज्योतिष फिर क्या नेत्र खुले कर जाएगा। तो उस उद्देश्य तक हम पहुंच पाए हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आभारी हूं आपके लिए, बतरस की पूरी टीम आभारी है, और ये हम सबका सौभाग्य, एक तरह का आशीर्वाद है 2026 का कि हमारे बीच में राम जन्मभूमि से श्री आचार्य राजेश ठाकुर जी आए। बहुत बहुत आभार। बहुत आपका भी, बतरस के श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार। और वास्तव में बहुत आह्लाद होता है जब किसी विद्या के और इतने जानकार, इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिरीष जी मूल को, मर्म को पकड़ने का प्रयास किए। आप हमसे ऐसे भी प्रश्न कर सकते थे जैसे कि इसमें रील के रूप में लोग खूब फैलाए रहते हैं, बहुत सारे व्यूज आते हैं, लेकिन आपने मर्म पकड़ा और मूल को जानने का प्रयास किया, सिद्धांत को समझने का प्रयास किया, और बतरस के बड़े मूर्धन्य श्रोताओं से बात करने का, अपनी बात पहुंचाने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम।